हेलो नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बाबू कुछ ऐसे विशेष टॉपिक के बारे में जो इतिहास विषय से संबंधित होगा। और कुछ लड़का लड़के ऐसे होते हैं, जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। इतिहास में हम मान कर चलते हैं 10 या 11 महीने के अंदर में उनको कुछ ऐसा नहीं विशेष पढ़ाया गया है जो पढ़कर वो अपना एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर उठा सके। तो उनके लिए ये फायदेमंद सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। ये 3 से 4 वीडियो में बताया जाएगा, जिसमें 40 को क्वेश्चन बता दिया जाएगा। इतना 40-50 को क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हो, 2 नंबरिया हो चाहे 5 नंबरिया हो, 50 में 50 करके आओगे। मेरा दावा है कर सकते हो, लेकिन 3-4 को वीडियो देखना पड़ेगा। एक वीडियो में मोटा मोटी 10 को 12 को क्वेश्चन बताएंगे। आज देखो कम से कम 34 को लिखे हैं, जिससे कह सकते हो। देख लो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ। 2 नंबर में मगध साम्राज्य के टिप्पणी। मगध साम्राज्य सभी महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली था क्यों? अशोक के धर्म की नीति लिखे। अशोक अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे होते हैं बाबू, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, पिछले साल के क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चन होता है इतिहास में, रिपीटेड होता है। तो यदि ये सभी क्वेश्चन में पढ़ लेते हो 40-50 को, बस आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। 50 में 50 करोगे, ठीक है? तो आओ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बिहार बोर्ड 2024 के लिए क्वेश्चन है, 2024 के लिए, 2025 में भी लागू हो सकते हैं। कार्बन 14 विधि क्या है? कार्बन 14 विधि क्या है? देखो हम एकदम आराम से हौले एकदम बढ़िया से बता दें। देखो कार्बन 14 विधि क्या होता है? कार्बन 14 विधि उम्र पता करने का एक वैज्ञानिक विधि है। तो सबसे पहले तारा ये पूछा का हो, तो बता दी हम उम्र ज्ञात करने के लिए जिस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है उसे कार्बन 14 विधि कहा जाता है। कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इसका खोज 1946 ईस्वी में F.B. लिब्बी ने किया था। लिब्बी उनका नाम था, संक्षिप्त नाम लिब्बी बता सकते हैं। 1946 ईस्वी में F.B. लिब्बी ने किया था। यदि हम जो बोलते हैं वही लिखना। अभी तक तो पता चल गया किसे कहते हैं, कौन खोज किया। जो बोलते हैं वो लिख ले। आगे सुन पाओ, ये अनसन से बहुत ज्यादा लिख दिया है। हम बोलते हैं वो सफिशिएंट बोलते हैं, एकदम संक्षिप्त में। किसे कहते हैं? तो उम्र ज्ञात करने के लिए जिस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है उसको हम कार्बन 14 विधि कहते हैं। ठीक है? इसका खोज 1946 ईस्वी में F.B. लिब्बी ने किया था। लिब्बी ने किया था। हो गया ना? आगे, जब जमीन की खुदाई करके जब किसी पदार्थ या फिर कोई भी वस्तु जब जीवित रहता है तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा पाई जाती है। मरने के बाद कार्बन 12 निश्चित हो जाता है, कार्बन 14 घटने लगती है। कार्बन 14 घटने लगती है। एक कार्बन घटेगा तो एक अर्ध आयु काल में लगभग 5650 या 5730 वर्ष आयु माना जाता है। इतना लिख देना, पता चल जाएगा। मतलब ये वो कार्बन में घट जाए ना, एक कार्बन के अर्ध आयु काल में 14 कार्बन, हमनी के शरीर में 14 कार्बन होता है। मर जाएंगे तो कार्बन में धीरे धीरे घटने लगता है। तो ऐसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि संक्षिप्त वीडियो है। लंबा वीडियो देखने के लिए आपको अगले वीडियो में बताना होगा। तो ये बुझ लिया कार्बन 14 विधि क्या है, आराम से इतना बात लिख देना, काम चल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली पर टिप्पणी लिखे। देखो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी ये होता क्या, ध्यान से समझना। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता है जिसमें जल घरों से बाहर निकालने के लिए सुव्यवस्थित तरीकों से सुसज्जित किया गया था, सुव्यवस्थित तरीकों से सजाया गया था। उनके सभ्यता में, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जल सड़क के किनारे पक्की नलियों से, नली से पानी निकले, पक्की नालियों से निकाली जाती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे हम ग्रेड पद्धति के नाम से जानते हैं। क्या समझा? घर से पतली नाली से मुख्य नाला में मिलाया जाता था। और मुख्य नाला सड़क के किनारे होता था, जो कच्ची ईंट और पक्की ईंटों से मिलकर बना होता था। और मुख्य नाला ले जाकर नदी के पानी में गिरा देता था। तो ये जल निकासी निकलने का सिस्टम था। बुझा ना? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को नगर योजना का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, नगर नियोजन कह रहा है। नगर नियोजन देखो क्या होता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। पहला लाइन लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता और सबसे बड़ा सभ्यता माना जाता है। सिंधु घाटी का नगर सुनियोजित तरीकों से बसाया गया था, जिसकी सड़कें एक दूसरे के समकोण पर प्रतिच्छेद करती थी। उन सड़कों के किनारे किनारे नाला बनाया गया था, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जल बाहर निकलता था। इतना लिखोगे, ज़्यादा ना हम 2 नंबर के लायक बता रहे हैं।
क्या समझा? सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के सबसे नगरीय सभ्यता है, विश्व के सबसे नगरीय सभ्यता है और सबसे बड़ी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते थे, जिसके किनारे किनारे मुख्य नाला बनाया गया था, जो नाला कच्ची ईंटों और पक्की ईंटों से मिलकर बना होता था। उस नाला से हड़प्पा सभ्यता के नगरवासी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जल बाहर नदी में जाकर गिरता था, मिलाया जाता था। लिख देना इतना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता का पतन देखो, हड़प्पा सभ्यता अनेक कारणों से हुआ। हो गया हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता का पतन अनेक कारणों से हुआ है। कुछ विद्वानों का अलग अलग मानना है। कुछ विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन मतलब विनाश, हड़प्पा सभ्यता का पतन सिंधु घाटी में आई हुई बाढ़ों के कारण हुआ है। मतलब पतन मतलब कह रहा है ना, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता काहे बिला गई, काहे खत्म हो गई, तो बताइए हड़प्पा सभ्यता का पतन के अनेकों कारण है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताया है। बुझा? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताया है। पहला 1 नंबर 2 नंबर 5 को लिख देना, 1 नंबर 2 नंबर करके। पहले फ्रंट में लिखना हड़प्पा सभ्यता के अनेक कारण है, जिसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित है। पहला, सिंधु घाटी में अत्यधिक बाढ़ आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। पहला कारण का मिला, बाढ़ आइल लोग दह गए। तो पहला कारण क्या लिखेगा? हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी बहती है, जिसमें अधिक बाढ़ आ जाने की वजह से हड़प्पा सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो गया, खत्म हो गया। दूसरा कारण 2 नंबर लिखना, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी भी कहते हैं, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए थे, जिसकी वजह से मच्छरों को काट देने की वजह से लोगों को मलेरिया नामक बीमारी हो गया था, जिससे वो मर गए, पतन हो गए। 2 हो गया। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता में ऑटोमेटिक मतलब अचानक जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसे वे लोग सहन नहीं कर पाए और पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन मतलब अचानक बहुत तेजी से धूप निकल गया, धूप में लोग मर गए, जर गए, मर गए, मतलब झुंसा गया। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है? मौसम में बदलाव आया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया और वह सभी लोग मर गए। 3 कारण हो गए। पहला बाढ़ आना, दूसरा मलेरिया का होना, तीसरा जलवायु का परिवर्तन, चौथा क्या बताएगा? बाढ़, जलवायु, मलेरिया और भी 4 कारण बता सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ लिखे भी हो। हाँ, आक्रमण होना, आर्यों का आक्रमण होना। आर्य मतलब आर्य मध्य एशिया से आए हुए थे। चौथा कारण बताओगे, आर्यों के आक्रमण होना। आर्य लोग मध्य एशिया के रहने वाले निवासी थे, उनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोगों के ऊपर आक्रमण किया गया, जिससे हड़प्पा वासी सभी मारे गए और पतन हो गया। 4 कारण हो गए। पांचवा बताएगा भूतत्व महामारी, आर्थिक कारण। 5वां बता देना आर्थिक कारण। आर्थिक मतलब रुपया पैसा। हड़प्पा सभ्यता में रुपया पैसा की कमी हो गया, धन संपत्ति की कमी हो गया, खाने पीने की कमी हो गया, जिसकी वजह से मर गए। ये 5 कारण बताएगा तो 5 नंबर में हो जाएगा। जब 5 कारण लिख के ओकरा बारे में 2 लाइन लिख देगा ना, 5 नंबर में हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन ये बताएगा। ठीक है, पतन कैसे हुआ तो बता देना बाबू। मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखो। मगध साम्राज्य पर टिप्पणी का मतलब होता है मगध साम्राज्य के बारे में लिखना है। देखो, मगध साम्राज्य एगो 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा साम्राज्य है। फिर सुनो, भारत में ना 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करता था, जिसमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जिसका स्थापना बिंदुसार ने किया था। कब किया था बाबू? बिंदुसार 684 ईसा पूर्व में। 684 में इसका उत्थान हुआ था। हालांकि 640, हाँ 84 कह सकते हो, लगभग पद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, लगभग ये चलता है। ठीक है, आगे ये तो पता चल गया मगध महाजनपद क्या है। तो मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजन साम्राज्य है, जिसका स्थापना 600 ईसा पूर्व में बिंदुसार राजा के द्वारा किया गया। राजा का नाम क्या था? बिंदुसार के द्वारा किया गया था। मगध की राजधानी राजगीर हुआ करती थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर हुआ करते थे, राजगीर थी। मगध साम्राज्य में अनेकों राजा प्रतापी हुए, जो अपने शौर्य के बल पर अपने पूरा अद्भुत बलवान के तौर पर पूरा अखंड भारत का निर्माण किए। जैसे बता देना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, अजातशत्रु आदि बता देगा ना। मगध साम्राज्य सब जितना बोलते हैं सब लिख लो, क्योंकि जो आप लिखोगे ना वहीं आपका पूरा नोट्स होगा। दूसरे के नोट्स लेकर ना याद करते रह जाएगा, मर जाओगे। अगर कहोगे तो दे देंगे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन समझोगे ना, 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हो और समझ कर लिख लेते हो, यकीन मान, ट्रस्ट मी गाइस, पूरा याद हो जाएगा। एक बार देखोगे तो
अशोक के धम से आप क्या समझते हैं? धम 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 का मतलब होता है धर्म। हेलो मेरी जान, ध्यान से समझो, धम का मतलब क्या होता है? धर्म। धम का मतलब क्या होता है? धर्म। तो अशोक के धम से आप क्या समझते हैं? तो देखो, अशोक 373 ईसा पूर्व में, सॉरी 273 ईसा पूर्व में अशोक राजा था। अशोक मौर्य वंश के तीसरा सबसे प्रतापी राजा था, जो 273 ईसा पूर्व में उत्तराधिकारी बनने का सपना देखा था, उत्तराधिकारी। लेकिन 4 वर्ष संघर्ष किया था। 4 वर्ष संघर्ष करने के बाद 269 ईसा पूर्व में, और ईसा पूर्व में दिनमा घटेला 73 बा 72 आई तब 71 तब 70 तब 69, तो 273 ईसा पूर्व में उसका बाप बिंबिसार मर गया था। तो अब एक उत्तराधिकारी बनने को सोचा, लेकिन इसके 100 भाई थे। कितने भाई थे? 100 भाई ने सोचा कि तू कहा राजा बनो, हम कहना बने, तो आपस में झगड़ा करने लगा। झगड़ा जैसे करता है ना, तो उसके बाद से 4 साल का झगड़ा चला। वो झगड़ा निपटते 4 साल लग गए। 4 साल युद्ध हुआ 100 भाई में। 100 भाई में से 99 भाई को मारकर आगम कुआं में डाल दिया। आगम कुआं पटना में है, आगम कुआं में डाल दिया। इकलौता भाई बचा, मतलब इकलौता यहीं बचा। तो ये राजा बना कब? 269 ईसा पूर्व में राजा बना। उसके बाद से अपने पूरे साम्राज्य को नियंत्रण करने लगा। संजोग से 261 और 8 साल नीचे घट गया, 261 ईसा पूर्व में कलिंग के राजा के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद कलिंग का युद्ध हुआ, जिसमें कलिंग के राजा अशोक के द्वारा मारा जाता है और उसमें अनेकों लाखों सैनिक घायल हो जाते हैं। उस घायल हुए सैनिकों को अशोक देखता है तो उनका हृदय पिघल जाता है, जिसमें खून खराबा, रक्त रंजित पूरी तरह से युद्ध भूमि हो गया था। अशोक को ऐसा लगा कि हमारे वजह से पूरा एक भूमि रक्त रंजित हुआ है, आज के बाद से हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। हमारे वजह से कितने माता पिता के बेटा मर जाता है, हमारे वजह से कितना सुहाग उजड़ जाता है, हम आज के बाद से युद्ध नहीं लड़ेंगे। अपना तलवार फेंक दिया। उसके बाद से भेरी घोष को छोड़कर धम की नीति अपनाया। यही धम है। भेरी घोष मतलब साम्राज्य को विस्तार करने का नियम छोड़ दिया। साम्राज्य के विस्तार का मतलब लड़ाई करेगा तभी ना साम्राज्य बढ़ेगा। तो ओकरा कहला भेरी घोष। तो भेरी घोष को कलिंग के युद्ध के बाद भेरी घोष को छोड़कर धम की नीति अपनाया। अशोक के धम की नीति का नियम निम्नलिखित है। अब नियम नंबर 1 सुनो। अशोक के धम की नीति क्या है? अशोक भेरी घोष को छोड़कर धम की नीति अपनाया, जिसमें निम्नलिखित बातें अशोक के द्वारा शामिल किया गया था। कौन कौन? पहला, माता पिता की सेवा करो। पहला हमारा धर्म क्या बनता है? पहला हमारा धर्म कहता है कि अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, अपने नौकरों के साथ उचित व्यवहार रखनी चाहिए। जान माल की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, कहीं हिंसक नहीं करनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव जंतु को हत्या नहीं करनी चाहिए। बड़ों को सम्मान देनी चाहिए। ये इनका धर्म बोलता है। वही धर्म हमारा भी है, आपका भी है, ठीक ना? इतना बात लिखोगे ना तो अशोक की पूरा कहानी हो जाएगा। 7वां देखो, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या कार्य किया। देखो, जब धर्म की नीति अपना लिया तो अब देखो, अपने बेटा महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। पहले तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इनका एक ही सिद्धांत था, राजा को मारो, अपने साम्राज्य को बढ़ाओ और पूरा लूटपाट करो, धन संपत्ति नोचो, हमारे देश में, हमारे साम्राज्य में धन संपत्ति का विकास हो। ये राजा का पहला सोच था, मतलब अशोक का। लेकिन जब कलिंग का युद्ध होता है, भेरी घोष को छोड़कर जब उनका दिल पिघल जाता है तो धर्म की नीति अपना लेते हैं। उसके बाद कभी युद्ध नहीं लड़ते हैं। जब युद्ध बंद कर देते हैं तो अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक अपने सैनिकों को, अपने सेनापतियों को, अपने बेटा बेटी को विभिन्न देशों में धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भेज देते हैं, जिसमें अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में भेज देते हैं। वहां जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। वहीं अपनी सेना को, अपने सैनिकों को पूरा भारत भर में भ्रमण करा देते हैं। कहते हैं जाकर अपने धर्म की, बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करो। तो ये काम किए हैं। 2 नंबर देखना। 8 नंबर, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? वह क्वेश्चन में कलिंग युद्ध तो बताएगा। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग राजा के बीच हुआ, जो महानदी के किनारे हुआ था। उस युद्ध में अनेकों सैनिक मारे गए थे, जिसे देखकर अशोक हृदय से प्रभावित हो गया। उनका दिल पिघल चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा दया हुआ, कष्ट हुआ, जिसमें अशोक उस युद्ध को देखने के बाद दोबारा कभी युद्ध नहीं लड़ा, अर्थात भेरी घोष को छोड़कर धर्म की नीति अपनाया, जिसमें बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रसार किया और 83,000 से 84,000 स्तंभों को हलवाया। स्तंभ समझते हो? उसी में से लौरिया, अरेराज,
इत्यादि सारनाथ में स्तंभ है, अशोक का आज भी स्तंभ है। ये पूरा प्रभाव एक और कलिंग युद्ध जब किया तो क्या प्रभाव पड़ा, यह ना प्रभाव पड़ा कि उसका दिल पिघल गया, पिघलने के बाद से भेरी को उसको छोड़कर धर्म की नीति अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने लगे। आज के बाद से हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, यही प्रचार मतलब उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। ये हुआ 8 नंबर। आ जाओ 9 नंबर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन अपने प्रयाग प्रशस्ति में लिखते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। ये सबसे पहले नेपोलियन कहने वाले वी.एस. स्मिथ थे। वी.एस. स्मिथ का कहना है कि जिस प्रकार ईरान के राजा नेपोलियन अपने क्षेत्र में कार्य किया है, ठीक उसी प्रकार भारत के राजा समुद्रगुप्त अपने क्षेत्र में कार्य किए हैं। दोनों के समानता होने के कारण भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। घुमा फिरा ही भइल कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त होगा। काहे कहल जाला? तो कहब जिस प्रकार ईरान के राजा नेपोलियन अपने देश में काम काज किया है, ठीक उसी प्रकार भारत में समुद्रगुप्त काम किया है। ठीक दोनों का कार्य एक जैसा होने के कारण वी.एस. स्मिथ भारत का नेपोलियन बोल दिया है। ठीक है, इतना बात लिखिएगा। 9 नंबर के बाद 10 नंबर। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था तो बताएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस का सिकंदर का इतिहासकार था। मेगास्थनीज सिकंदर का इतिहासकार था, लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद मेगास्थनीज सेल्यूकस राजा के पास रह गया। सेल्यूकस राजा के ऊपर 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण किया, जिसमें सेल्यूकस राजा पराजित हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस की बेटी से हेलेना से विवाह किया और उस विवाह के समय सेल्यूकस अपने इतिहासकार मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहने लगे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहते हुए एक इंडिका नामक पुस्तक लिखते हैं, जिसमें पूरे मगध, पूरे पटना साम्राज्य के, पूरा मौर्य साम्राज्य की चर्चा करते हैं। इतना बात लिखोगे, ठीक है। तो ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो। ओके, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो, ताकि जो बाबू और बबी इतिहास नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा मदद हो जाए। ओके, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया, आप चाहते हो थोड़ा और डिस्कस कीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बस इतना बता दीजिए मुझे कि और विस्तार से हम बताएं कि बस इतना ही से आपका काम चल जाएगा। जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। ओके।